सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 11वां अध्याय है घाट बाबू, जो कि एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, ये जो कहानी है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है विमल मित्र। सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए, जो विमल मित्र है वो बांग्ला भाषा के क्या थे? प्रसिद्ध लेखक थे। बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक विमल मित्र का जन्म बंगाल में 18 दिसंबर 1912 को हुआ था। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1912 को। इन्होंने अपने जीवन काल में रेलवे में विभिन्न पदों पर नौकरी की थी और रेलवे में जो विभिन्न पद हैं उन पर नौकरी की। लेखन में रुचि होने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। और देखिए, लिखने में इनकी रुचि थी, लेखक कार्य में इनकी रुचि थी, इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो नौकरी करती थी उसको छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से आराम से लिखने लगे। इनकी कक्षाओं में सामाजिक कुरीतियों का वर्णन है। इनकी जो कथाएं हैं उन कथाओं में सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं, उनका वर्णन मिलता है। इन्होंने करीबन 60 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह की रचना की है। 60 से ज़्यादा उपन्यास और कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं। साहब, बीवी और गुलाम इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिस पर लोकप्रिय फिल्म बनाई गई है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिस पर लोकप्रिय फिल्म बनी है। इनकी प्रसिद्ध अन्य रचनाएं कौन सी है? खरीदी कौड़ियों के मोल, इकाई, ढाई, सैकड़ा, बेगम मेरी विश्वास, दायरे के बाहर आदि। ये इनकी अन्य जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखिए, हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछा जाए तो जवाब में वह लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि पेशे से जुड़कर धनी सुप्रसिद्ध आदमी बनने की इच्छा सामने लाएगा। देखिए, बिल्कुल वाजिब बात है। जब किसी बच्चे से ये पूछा जाएगा कि वो क्या बनना चाहता है जीवन में, तो वो यही कहेगा। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं सीए बनूंगा। सब पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये जाहिर सी सही बात है बिल्कुल। पर जो खुशी या असली सुख दूसरों को एक अच्छा, सुशिक्षित, सहृदय और परोपकारी मनुष्य बनाने में मिलेगा, जैसा पाठ के घाट बाबू ने किया, उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, पाठ में जो घाट बाबू है उन्होंने क्या किया? लोगों के लिए, भलाई के लिए जो कार्य किया और लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया, ऐसा कार्य है वो करें तो वास्तव में वही है जीवन में सबसे बड़ी बात। आगे देखिए, बचपन में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मास्टर साहब ने हमसे पूछ लिया था, बड़े होकर तुम लोगों में से कौन क्या बनना चाहता है? जब लेखक कहता है कि जब बचपन में एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जी ने क्या किया, हम सबसे पूछ लिया कि बड़े होकर क्या बनेंगे, आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हम सब अवाक, सब क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। यह तो कभी सोचा ही न था। हम समझते थे कि यह काम हमारे माता पिता का है, और पहले माता पिता ही सोचते थे कि बच्चे क्या बनेंगे। आजकल बच्चे सोचते हैं कि उनको क्या बनना है। माता पिता ने उन्हें स्वतंत्रता दे दी है। देखिए, पहले का जो समय था, अब का जो समय है, उसमें बहुत फ़र्क है और समय के अनुसार व्यक्ति को चलना पड़ता है, उसके अनुसार ही ढलना पड़ता है, तभी वो क्या, उसका विकास होता है। तो पहले माँ बाप सोचते थे कि बच्चे क्या बनेंगे, इसलिए बच्चों पे कोई वो नहीं था, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आजकल बच्चे सोचते हैं कि उन्हें क्या बनना है। माता पिता ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। तो देखिए, जब इनसे पूछा गया तो ये सब आश्चर्यचकित हो गए। यही हमारे ज़माने का नियम था, इनके ज़माने का नियम यही था। हम विद्यालय जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर एक दिन परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, उसके बाद कोई नौकरी करेगा या कोई व्यापार व्यवसाय, फिर कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई व्यवसाय करेगा। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था, अनादि कक्षा में सबसे शांत लड़का था। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में शैतान होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो अनादि था वो कैसा था? बिल्कुल शांत, बहुत बड़े घर का बेटा, और बड़े घर का बेटा था। अनादि के पिता कालिश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे, और जो कालिश बाबू थे धनी तो खूब थे, लेकिन उन्हें अपने धन पे कोई घमंड नहीं था। वे हमेशा हमें यही कहते, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो,
नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे। खूब मन लगा के पढ़ो लिखो, नहीं तो क्या नहीं बन पाओगे, मनुष्य नहीं बन पाओगे। अनादि पढ़ने में होशियार नहीं था, पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसके लिए हर विषय का अलग मास्टर रखा गया था, क्योंकि पिताजी के पास खूब धन था, तो प्रत्येक विषय का अलग से टीचर उसके लिए रखा गया था। वह हर साल किसी तरह बस पास ही होता, किसी तरह मुश्किल से पास होता। उस दिन मास्टर जी के प्रश्न के उत्तर में सबने अलग अलग जवाब दिया। देखिए, मैंने कहा, किसने, लेखक ने, मैं लेखक बनूंगा। लेखक तो पहले से ही कहता है कि मैं क्या बनूंगा, लेखक बनूंगा। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अनादि ने भी कहा कि वह भी लेखक बनेगा, क्योंकि पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो लेखक बनना चाहता था। अनादि के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और अनादि के जो पिता थे कालिश बाबू, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके घर में ढेरों किताबें थी। वह जितनी अपनी विद्यालय की किताबें नहीं पढ़ता, उससे अधिक वे सब किताबें पढ़ता जो घर में रखी हुई थी। वे सारी किताबें पढ़ता। अपने विद्यालय के बच्चों की आदत होती है ये, बच्चे अपनी पुस्तक पढ़ना कम पसंद करते हैं, और पुस्तक मिल जाए तो फिर भी कहानी वगैरह उसमें अच्छी होती है तो उसको पढ़ना अच्छा लगता है उनको। तो देखिए, अपनी किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन उनके पिताजी जो किताबें लाते थे उनको पढ़ने का उसे बहुत शौक था। उन्हीं को पढ़ पढ़ कर अनादि जैसे सारी दुनिया घूम लेता। मैं भी अनादि के घर जाकर वह सब पढ़ता। अनादि कहता, जानते हो, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। और अनादि क्या कहता, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। पढ़ेगा तभी तो समझेगा कि किस प्रकार से अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने रचनाएं लिख रखी हैं, उनको समझ करके ही उन्हें लिखने का जो तौर तरीका है वो सीखेगा। हम विद्यालय में आते हैं तभी तो हम जिस प्रकार से व्यवहार वगैरह, चरित्र का निर्माण करना सीखते हैं, धीरे धीरे चरित्र का निर्माण वैसे ही होता है। तो जब अनादि की ये बात बिल्कुल सही थी कि एक अच्छा लेखक होने से पहले एक अच्छा पाठक होना जरूरी है। मैं पूछता, अगर तुम लेखक बन गए तो तुम्हारे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय कौन चलाएगा, इतना बड़ा जो व्यवसाय है उसको कौन चलाएगा। अनादि उल्टा मुझसे ही प्रश्न पूछ बैठता, तब तुम किस प्रकार लेखक बनोगे, तो तुम बताओ तुम किस प्रकार लेखक बनोगे। अब उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि उल्टा उसी से प्रश्न कर लेता। मैं कहता, मैं दिन में नौकरी करूंगा और बाकी समय लिखूंगा। क्योंकि देखिए, उनकी तो क्या थी, कालिश बाबू के पास तो धन की कमी नहीं थी, लेकिन लेखक के पास इतना धन नहीं था। उनका जो पिताजी है वो इतने संपन्न नहीं थे, उनका परिवार इतना संपन्न नहीं था। तो वो जो अनादि है उन्हीं से प्रश्न कर लेता कि तुम कैसे लेखक बनोगे, तुम किस प्रकार लेखन का कार्य करोगे। तो लेखक क्या कहता कि मैं दिन में नौकरी करूंगा और बाकी समय लिखूंगा। आगे देखिए, धीरे धीरे हम विद्यालय से कॉलेज और फिर एक दिन विश्वविद्यालय पहुंच गए, आगे की पढ़ाई कर ली। वहाँ से निकलकर कौन कहाँ गया पता नहीं, कौन कहाँ गया किसी को पता नहीं। मैं नौकरी के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों में घूमता रहा, नौकरी के लिए अलग अलग जगह घूमता रहा। अनादि के माता पिता नहीं रहे, उसकी हवेली एक गैर बंगाली व्यापारी ने खरीद ली, जो बंगाल का नहीं था, गैर बंगाली व्यापारी था, उसने ले ली और वह विदेश भ्रमण को निकल गया। और वह कहाँ निकल गया, विदेश भ्रमण के लिए चला गया, विदेश घूमने के लिए। वर्षों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद मैंने सोचा कि अब एक जगह टिक जाऊं, एक जगह क्या हो जाऊं, टिक जाऊं, रुक जाऊं। ठीक उसी समय एक हिंदी सिनेमा कंपनी ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया। इसको इनकी कहानी थी उसके ऊपर। तो देखिए और पटकथा, पट यानी पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है उसको कहते हैं पटकथा। पटकथा लिखने में मेरा सहयोग मांगा। जो फिल्म वगैरह बनाई जाती है उसके लिए पहले पटकथा लिखी जाती है। मुझे केवल पटकथा ही नहीं लिखनी पड़ी, उनके साथ लोकेशन पर मध्य प्रदेश के गांव भी जाना पड़ा। जिस स्थान पे पिक्चर बन रही थी, फिल्म बन रही थी, उस स्थान पे भी उनके साथ मध्य प्रदेश के गांव में इनको जाना पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती है, आड़पा। नदी का नाम क्या था, आड़पा। प्रतिदिन असंख्य लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं, इस पार से उस पार आते जाते हैं, क्योंकि नदी बीच में पड़ती है तो इधर उधर का काम होगा तो इधर से उधर जाना ही पड़ेगा। हमें भी नाव से उस पार जाना पड़ा, और लेखक के साथ जो लोग थे उन्हें भी नाव से उस पार क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। कुछ लोग सिनेमा कंपनी के तंबू में रहे,
बाकी के हम कुछ लोग विद्यालय में ठहर गए। और देखिए कुछ लोग तो सिनेमा कंपनी ने जो तंबू बनाए थे वहाँ पे रहने लग गए, और कुछ लोग कहाँ गए, कुछ लोग हैं जो विद्यालय था उसमें रहने के लिए रुक गए। निपट देहात का विद्यालय, निपट यानी बिल्कुल एकदम देहात गांव का विद्यालय था। वहाँ की ग्राम पंचायत ने ही यह विद्यालय खोला था, और जो ग्राम पंचायत थी उसने क्या किया था, विद्यालय खोला था। विद्यालय में छुट्टी थी, मैं मास्टर जी से बातें करने लगा। मैंने पूछा, इस पिछड़े गांव में सारा जीवन बिताना आपको ख़राब नहीं लगता क्या? और देखिए आजकल जो सोच है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि गांव में जीवन क्या हो रहा है, इस प्रकार से बीत रहा है, ऐसे बीत रहा है, शहरों में आ जाना चाहिए और लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो यही बात लेखक के मन में थी, और उन्होंने जो वहाँ के अध्यापक थे उनसे यह बात पूछ ली। मास्टर, जिनका नाम क्या था, रामावतार, तो मास्टर रामावतार शर्मा बोले, खराब क्यों लगेगा, मेरे हाथों आखिर कुछ लोग तो मनुष्य बन ही रहे हैं। देखिए एक जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, एक सड़क की भांति होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या, जैसे सड़क क्या करती है, अपने गंतव्य स्थान यानी लक्ष्य तक पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी व्यक्ति को क्या करता है, उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो कि मेरे द्वारा क्या हो रहे हैं, मेरे द्वारा लोग मनुष्य तो बन ही रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, उनको एक अच्छा इंसान तो बना ही रहा हूँ। फिर उन्होंने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित एक अद्भुत कहानी सुनाई। लियो टॉल्स्टॉय रूस के जो लेखक थे उनसे संबंधित एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे कहने लगे, उन्होंने क्या कहा, वे कहने लगे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, सन 1909 की। कब की है, 1909 की। रूस में एक लड़का अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर माता पिता से चोरी छिपे एक चिट्ठी लिख रहा था। रूस जो देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, तो रूस जो देश है वहाँ रूस में एक लड़का अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर माता पिता से क्या कर रहा था, चोरी छिपी एक चिट्ठी लिख रहा था। 8 वर्ष का लड़का किसी को इस तरह चिट्ठी लिख सकेगा, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लड़का कितने साल का था, सिर्फ 8 साल का, और ऐसे किसी को चिट्ठी लिखेगा, इस पर कोई विश्वास भरोसा ही नहीं कर सकता था। वर्तनी की गलतियों से भरी, क्योंकि लड़के को पूरी तरह से भाषा का ज्ञान नहीं था, तो वर्तनी की से संबंधित अशुद्धियाँ थी, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, लिखना अच्छे से आता नहीं था। 8 साल का ही तो था बेचारा। रद्दी कागज, और कागज भी कैसा लिया था उसने, बिल्कुल रद्दी। एक दिन चुपके से वह चिट्ठी को डाक खाने में डाल आया, और जो डाकघर होता है वहाँ उसने चिट्ठी को डाल दी। उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, उस चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं मिला। चिट्ठी में उसने क्या लिखा था, देखिए उसने लिखा था, डियर काउंट टॉल्स्टॉय, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिट्ठी उसने किसको लिखी थी, जो रूस के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, उनको लिखी थी। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप मेरा जो प्रणाम है वो स्वीकार करें। दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धा मैं आपके प्रति ही रखता हूँ, सबसे ज़्यादा श्रद्धा है वो किसके प्रति रखता हूँ, आपके प्रति ही रखता हूँ। देखिए बड़ा होकर एक दिन मैं आपके समान ही साहित्यकार बनना चाहता हूँ, साहित्य लिखने वाला बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और देखिए वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, किस लिए, इसलिए क्योंकि वो भी उन्हीं की भांति एक बड़ा साहित्यकार लेखक बनना चाहता था। संक्षिप्त सी चिट्ठी, संक्षिप्त यानी एकदम छोटी सी, संक्षेप रूप में लिखी हुई, किंतु जिन्हें प्रतिदिन सैकड़ों चिट्ठियाँ मिलती हो, वह भला 8 वर्ष के एक साधारण से बालक की अशुद्धियों से भरी हुई चिट्ठी का जवाब देंगे। अब देखिए लियो टॉल्स्टॉय तो बहुत बड़े लेखक थे, उनके पास तो सैकड़ों चिट्ठियाँ आती थी, तो 8 साल के बच्चे की चिट्ठी का क्या वो जवाब देते। एक दिन सचमुच टॉल्स्टॉय का जवाब आ गया, और एक दिन देखिए टॉल्स्टॉय ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। लड़के के माता पिता दोनों ही उस दिन बाहर वाले कमरे में बैठे थे, दोनों ही बाहर के कमरे में बैठे हुए थे। तभी डाकिया चिट्ठी दे गया। पहले तो उन्होंने समझा चिट्ठी उनके लिए है, माता पिता तो यही सोचेंगे, अब किसको पता था 8 साल के बच्चे के लिए भी कोई चिट्ठी भेजेगा। तो माता पिता ने तो यही सोचा कि जो चिट्ठी है वो किसके लिए लिखी गई है, उनके लिए लिखी गई है। लेकिन नहीं, चिट्ठी पर उनके 8 वर्षीय पुत्र का नाम लिखा था। आश्चर्य, और ये उनके लिए क्या था, आश्चर्यजनक था, बिल्कुल हैरान हो गए वो। 8 साल के लड़के को किसने चिट्ठी लिखी, 8 साल के लड़के को किसने चिट्ठी भेजी। जल्दी से उन्होंने चिट्ठी खोली, और उन्होंने फटाफट से चिट्ठी खोली। भेजने वाले का नाम पढ़कर वे अवाक रह गए, बिल्कुल बोल ही नहीं पाए, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। उसमें लिखा था, तुम्हारी लेखक बनने की इतनी तीव्र इच्छा है
इतनी बड़ी इच्छा है, इसका मतलब है कि तुम सांसारिक प्रसिद्धि पाना चाहते हो, कि यानी इस संसार में प्रसिद्धि पाना चाहते हो। और देखिए जो साहित्य है वो साहित्य किस लिए लिखा जाता है? वो साहित्य प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखा जाता। साहित्य शब्द में ही उसका अर्थ छिपा होता है। सा यानी सबका, हित यानी भलाई, जो सबकी भलाई के लिए लिखा जाए वो होता है साहित्य। तो देखिए किसी के प्रति कठोर नहीं बनूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, दोष का आरोपण करना, किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी का कभी नुकसान नहीं करूंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा। और मैं सबसे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। यही मनुष्य की प्रथम और मुख्य कामना होनी चाहिए। देखिए लियो टॉल्स्टॉय इसीलिए प्रसिद्ध लेखक थे क्योंकि देखिए उनकी जो मन की जो भावना थी वो कितनी अच्छी थी, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना ही वो चाहते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को भी यही सीख दी कि ये सारे मनुष्य की प्रथम कामना होनी चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। चिट्ठी पढ़कर 8 वर्ष का वह बालक कुछ भी न समझ पाने की उसकी उम्र अभी नहीं थी। 8 वर्ष का बालक तो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, लेकिन वो बड़ा होगा तो ज़रूर उसने ये चीज़ समझी होगी। मैंने भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर गांव के लड़के लड़कियों को अच्छा नागरिक बनाने की साधना शुरू कर दी। बस आ गया इस विद्यालय में। और देखिए जो लेखक थे रामावतार जी, उन्होंने क्या कहा कि मैंने इसी कहानी से प्रेरणा ली, इसी से मैंने शिक्षा ग्रहण की और मैं आज यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने साधना तपस्या है वो शुरू की है और बस इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। मैंने पूछा टॉल्स्टॉय की चिट्ठी की घटना आपने किस किताब में पढ़ी? उसका नाम बताएंगे कि वो कौन सी किताब थी? उसका नाम मुझे बताएंगे आप? वह घटना मैंने घाट बाबू से सुनी थी। शर्मा जी ने कहा कि मैंने ये जो घटना थी वो किससे सुनी थी? घाट बाबू से सुनी थी। मैंने पूछा घाट बाबू कौन? क्योंकि लेखक तो नए नए आए थे, उन्हें पता नहीं था। रामावतार शर्मा जी ने कहा वही जिन्होंने आपको नदी पार कराई थी। जिन्होंने क्या करवाई थी? नदी को पार करवाया था। घाट बाबू ही खुद नाव खेकर इसको सबको मुफ्त में नदी पार करवाते हैं। और देखिए परोपकार की जो भावना है वो वहाँ भी नदी भी वो स्वयं पार करवाते हैं, ऐसा नहीं किसी दूसरे से करवाते हैं, खुद पार करवाते हैं। आपने तो उन्हें देखा है, यह विद्यालय भी उन्हीं के पैसों से बना है और यह विद्यालय भी उन्हीं की कमाई से बना है। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवा दिया। और जो आदिवासी बच्चे हैं जो बेचारे शिक्षा से दूर दूर तक नहीं वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से बहुत दूर तक उनका नाता रहता है, तो उनकी भलाई के लिए भी उन्होंने क्या किया? एक पुस्तकालय बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया है। वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं, बीमारों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी है। और देखिए दवा ही नहीं बल्कि जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी है। कितना मतलब उनके मन में दूसरों की भलाई के लिए जो भावना है वो है। इस विद्यालय में पढ़ा एक लड़का नागपुर से डॉक्टरी पास करके आया है और इसी अस्पताल में डॉक्टर है। और देखिए इसी विद्यालय में पढ़ा एक लड़का है वो डॉक्टर बन गया, नागपुर से डॉक्टरी पास करके आए हैं और वहीं पे उसी अस्पताल में वो क्या है? डॉक्टर है। रामावतार जी से घाट बाबू की बातें सुनते सुनते बहुत देर हो गई। मैंने देखा चारों ओर की दीवारों के सहारे रखी अलमारियों में बहुत सी किताबें कतारों में सजा कर रखी हुई है। कतारें जो होती हैं ना, पंक्ति, कतार, लाइन रखी हुई थी। मैंने पूछा ये सब किताबें किसकी है, इन्हें कौन पढ़ता है? ये सारी किताबें किसकी है और इन्हें कौन पढ़ता है? शर्मा जी ने बताया ये सारी किताबें घाट बाबू की हैं। किसकी है? घाट बाबू की। उन्हें लेखक बनने का जुनून था, उन्हें जज्बा था लेखक बनने का। टॉल्स्टॉय की वह चिट्ठी पढ़ने के बाद से उन्होंने लिखना छोड़ दिया और यहाँ आकर घाट बाबू हो गए। पहले वो भी लेखक बनना चाहते थे और आपको अब जब आगे आप सब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घाट बाबू हैं। वो कौन है? वे एकदम से बोल उठे, वह देखिए घाट बाबू आ रहे हैं। मैंने देखा घाट बाबू अंदर आ रहे हैं। माथे पर पगड़ी, उनके माथे पे पगड़ी है, बदन पर कुर्ता, गाढ़े की जो धोती उन्होंने पैर रखी है और पैरों में चमरोदा जूता, चमड़े से बना हुआ जो जूता है वो पहना हुआ है उन्होंने। याद आया यही घाट बाबू नाव खेकर हमारी सिनेमा पार्टी को आड़पा नदी के इस पार लाए थे। कितने बड़े व्यक्ति थे लेकिन फिर भी स्वयं नाव खेकर उन्होंने उनकी जो सिनेमा पार्टी थी उनको इधर नदी पार करवाई थी। पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन माथे से पगड़ी खुलते ही मैं आसमान से गिरा। आश्चर्यचकित हो गए पूरी तरह। खुशी से मतलब इनका खुशी से फूल उठे वो।
मैं उछल पड़ा। अरे अनादि, मैंने क्या कहा था आपको, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घाट बाबू कोई और नहीं बल्कि वही अनादि है जो लेखक के साथ पढ़ते थे। अनादि ने तब मेरी ओर देखा और पहचान कर कहा, अरे तुम। मैं अनादि को सामने पाकर खुद में खोया हुआ सा बोल उठा, खुद में खोए हुए से बोल उठे, तुमने हम सबको हरा दिया भाई। यह कहकर मैं उसके पैर छूने ही वाला था कि उसने हृदय से लगा लिया, उसने उसे गले से लगा लिया। अरे अरे, किस लिए पैर छू रहे हो? तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं स्वयं को संभाले न रख सका। मेरी आंखों से सावन की झड़ी लग जाना, यानी आंसू आने लग गए। जिस प्रकार सावन में क्या होती है, झड़ी लगती है ना, धीरे धीरे बरसात आती है, वैसे ही आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगे। मैं विचार करने लगा, 2500 वर्ष पहले कोई राजा का पुत्र धूल भरे पथ पर उतर कर महात्मा बुद्ध हो गया था। महात्मा बुद्ध जो महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो साधारण मनुष्य के भांति जीवन जिया था। उन्होंने तपस्या की थी और बुद्ध बने थे। और इस युग में भी ठीक वैसे ही आश्चर्यजनक घटना घटी। एक करोड़पति का पुत्र अनादि मुखर्जी किसी की लिखी एक उक्ति पढ़कर न जाने किस जादू मंत्र से घाट बाबू बने गया। और देखिए, लियो टॉल्स्टॉय की जो कहानी थी उसको पढ़ करके उन्होंने क्या किया, उनसे प्रेरणा ग्रहण की और घाट बाबू बन गए। लोगों की भलाई का कार्य है वो करने लग गए। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने लोगों में क्या की थी, शिक्षा जागृत की थी, ठीक वैसे ही ये भी दूसरों की भलाई का कार्य है वो करने लगे। तो कितना अच्छा पाठ है। इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई का कार्य करे। कहते हैं ना कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। ये तो पाश्विक प्रवृत्ति होती है जो आप ही आप चरे, यानी खुद के लिए सोचना, खुद के लिए करना। ये तो एक पशु की सी सोच होती है। और सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। कितना अच्छा पाठ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको पढ़ना है और इसका जो पाठ परिचय और शब्दार्थ है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।